6 एसपी, 14 एडिशनल एसपी, 30 सर्कल ऑफिसर, 65 इंस्पेक्टर, 400 एसआई, 150 विमेन एसआई, 900 कांस्टेबल, 10 कंपनीज ऑफ पीएससी, ये सबको मोबिलाइज कर दिया गया और पूरे नोएडा में फैलाया गया। नोएडा वासी जब 1 मई को उठे हैं तो वो एक भारी बंदोबस्त के नीचे उठे। उंगली दिखा दिखा कर ये कहा गया और जो बाहर के तत्व हैं उन्हें भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत मजदूरों के पक्ष की सरकार है, पर हम बाहर के लोगों की, जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम ले दिया गया, नक्सलों का नाम ले दिया गया, अराजकता फैलाने वाले तत्वों का नाम ले दिया गया। तो एक जो टूल किट है जो हमने पहले भी देखी थी एनआरसी सीए की प्रोटेस्ट में किसानों के वो वक्त पर भी, वो पूरी सीबीएसई के 12वीं के बच्चे को पाकिस्तानी कह रहे हैं, ये तो मतलब ये तो उसके बाद। और वो बिल्कुल ऐसा भी सुना कि फैक्ट्रीज के अंदर पुलिस एंटर हो चुकी है और वो सारी फुटेज खंगाल रही है जो कैमरास, सर्वेलेंस कैमरास हैं, उनसे वो पहचान करा रही है कि कौन लोग बाहर खड़े थे, कौन मीडिया से बात कर रहे थे। जो कुछ महिलाएं पकड़ी गई हैं वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मीडिया से बात कर रही थी। तो वेतन इतना कम कि आप जो एक किसी भी मनुष्य के लिए एक डिग्निटी वाली जिंदगी जीने के तो वो किसी तरह से भी वो काबिल नहीं बनते उस वेतन से। उसके ऊपर ह्यूमिलिएशन, और ह्यूमिलिएशन बहुत तरह से, गालियां देना, मेज के ऊपर खड़े कर देना, महिलाओं को उनके पीरियड के दौरान ब्रेक ना देना। जो उन्होंने बार बार बात ये बताई कि वो डिस्पोजेबल हैं, उन्हें हर वक्त ये कहा जाता है निकल जाओ, निकल जाओ। अगर वो कहते हैं कि ये इतना टारगेट हम नहीं कर पाते, ये मनुष्य किसी भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना टारगेट मीट करना, तो कहा जाता है निकल जाओ। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरतारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारी खास मेहमान है नौशरण कौर, जो शोधकर्ता हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। और उन्होंने अभी 2 साथियों के साथ मिलकर 4 हिस्सों में लंबे लेख लिखे हैं द वायर में, जो नोएडा में हाल में हुए मजदूरों की हड़ताल और उन पर जो दमन की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर है। नोएडा के जो मजदूर हैं ये एक मिनिमम वेज की मांग कर रहे थे, जो कि उनके हिसाब से 20,000 रुपये महीना होना चाहिए था। और फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ दमन का, गिरफ्तारियों का, एफआईआर का। 2 जगह आग लगी और एक तरह से हालात एकदम ऐसा लगा कि बेकाबू से होते जा रहे हैं। तो नौशरण उसमें चारों में इस लेख से पता चलता है कि आप वहाँ पर थी और आपने जाके वहाँ पे पूरा एक लोगों से बातचीत की, वो समझने की कोशिश की। तो इसको हम आपके हिसाब से वहाँ पे क्या हो रहा था और क्यों वो एक दिक्कत भरी चीज़ थी? निधीश, मैं 13 तारीख को तो बाहर नहीं निकल पाई, जिस दिन बहुत जो हुई है, जिस दिन मेन प्रोटेस्ट का जो दिन था और जिस दिन वर्कर्स बाहर आई। मैं जिस जगह पर रहती हूँ वो असल में वो सड़क ही बिल्कुल बंद थी। हम बाहर भी नहीं निकल पाए क्योंकि मजदूरों ने वो मेन जो दादरी रोड है वो बंद कर, जाम कर रखी थी। तो मैं 13 को तो बाहर नहीं निकल पाई। 6:30 के करीब जब वो बिल्कुल खाली हुआ, पर मैं 14 को, हम लोग 14 से बाहर निकले। सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हम जो है हम बाहर चले गए और उन सारे इलाकों में जहाँ पिछले दिन मजदूरों की हड़ताल का जो एपिसेंटर था। और तभी से फिर जाना होता रहा मजदूरों से, कुछ मजदूरों से बात हुई। मैं ये भी बिल्कुल बताना चाहती हूँ कि जो हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, मीडिया था, वो बहुत उन्होंने बहुत बढ़िया कवर किया। खास तौर पर क्योंकि 13 तारीख को जो जिसे
गोदी मीडिया कहा जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने एक बहुत ही शरारत भरा रोल हमेशा की तरह निभाया। बकौल जो पुलिस कमिश्नर हैं, उस दिन नोएडा में तकरीबन 42,000 मजदूर बाहर थे, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे 13 तारीख को। 80 के करीब उन्होंने खुद मैप किए हैं कि जगह पे मजदूर हड़ताल कर रहे थे। उनमें से 2 जगह हिंसा हुई और कुछ गाड़ियां जलाई गई और फिर टीयर गैस छोड़ा गया, लाठीचार्ज हुई, तोड़फोड़ हुई उन 2 जगहों पर। और फिर 13 तारीख को ही लक्ष्मी सिंह जो कमिश्नर पुलिस हैं, वो कहती हैं कि उस पे काबू पा लिया गया। पर थ्रू आउट हम देख रहे थे कि 13 तारीख को वही इमेजेस जो थी, जो कुछ जली हुई गाड़ियां, मोटरसाइकिल, टीयर गैस, वो पूरा दिन जो था वो टीवी के चैनल्स के ऊपर घुमाया गया और एक इस तरह का नैरेटिव बना कि जैसे पूरे नोएडा में आग लग गई है और पूरे नोएडा में एक ऐसी बेकाबू स्थिति हो गई है कि अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर टूट गया है और मजदूर बिल्कुल बेलगाम हिंसा करते हुए दौड़ रहे हैं। मुझे अपने आसपास जो नोएडा की सोसाइटीज़ हैं जिनमें मिडिल क्लास रहती हैं, इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप में कि यहाँ पे तो खाना जंगी का माहौल हो गया है, सिविल वॉर हो गई है, अब देखिए हमारे अंदर आ जाएंगे, लूट लेंगे, तोड़ देंगे, आगजनी हो जाएगी। तो जो वो सारी एक फियर्स मिडिल क्लास के और अपर क्लास के हैं, एंटी पुअर, वो भी सामने आ रहे थे। तो एक अजीब सा माहौल था कि इतनी बड़ी हमारी तो रोड पे खुद में बार जाकर देखती रही, जो मेन दादरी रोड थी, बहुत था चुपचाप जो था शांति पूर्वक तरीके से वो धरना हो रहा था क्योंकि मजदूर कह रहे थे कि अगर हम धरना भी नहीं देंगे, अगर ये हम बंद नहीं करेंगे ट्रैफिक, तो कोई हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। और वो पिछले 3 दिन से हड़ताल पर थे और किसी ने उनकी 11 12 को किसी ने उनकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया और हार के उन्हें 13 तारीख को सड़क पे आना पड़ा। और पहली हड़ताल वो फैक्ट्री के अंदर कर रहे थे या खत्म होने पर बाहर के छोटे पार्क्स में कर रहे थे। तो एक जो माहौल एक था जो बनाया गया कि ये मजदूर पूरी हिंसा पे उतर आए हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक बड़ा जो तबका था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात कह रहा था और वो बात इतनी जोरदार, असरदार तरीके से कह रहे थे। अगर हम उन दिनों की वीडियोस देखें जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट चैनल्स निकाल रहे थे, तो एक ही बात सामने आ रही थी कि हमें क्या समझ रखा है, हमें जानवर समझ रखा है, हमें किस हालात में काम करना पड़ रहा है। और जैसे-जैसे वो मज़दूर बोलते गए और उसमें से बहुत सारी नौजवान महिलाएँ थीं और पुरुष भी, ज़्यादा गिनती नौजवान लोगों की थी, जो ये कह रहे थे कि हमारी कोई बात क्यों नहीं सुनता? इतनी अपेक्षा, इतना इंडिफरेंस कि हम सहते चले आ रहे हैं, सहते पर अब हमारी कमर टूट गई है और वो कमर टूटने का एक कारण गैस की किल्लत और उसका जो बहुत प्राइस है वो उस वक़्त बना। जैसे महिला प्रॉब्लम हो रही थी, एक दिन छुट्टी मांग रहे हैं, ना गेट पास मिल रहा है ना छुट्टी मिल रही थी। तो ऐसा ना हर किसी को एक दिन की हम लोग छुट्टी मार भी देते तो मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता, सारी बात उसे बतानी पड़ती है। और क्या किसी को पता नहीं? सबको दीदी पता है कि महिला प्रॉब्लम होती है, तो उसकी भी छुट्टी नहीं देते? नहीं देते हैं। हम लोग खुद ही अपनी हम लोग सॉल्व करते हैं। करने पे गेट पे वहाँ टेबल पे खड़े कर देते हैं, ये लोग टेबल पे खड़ा कर देते हैं क्योंकि छुट्टी करते हैं हम लोग। हमें ओवर टाइम लगाने पे 700 रुपये मिलता है और वरना हमारी 350-300 रुपये सैलरी है एक दिन की। एक दिन का 300? एक दिन का 300।
और जिसमें हमारे बच्चे की फीस जाती है। मेरा बच्चा यूकेजी में 800 रुपये में फ़ीस देती हूँ और ट्यूशन की फीस 500 रुपये देती हूँ। मैं कैसे चलाती हूँ? अपने बेटे की दवाई होती है उन्हें कट करती हूँ, जहाँ रोज़ दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। आप जब ये कह रही हैं तो आपकी आंखों में आंसू है, आप रो रही हैं। बिल्कुल ये प्रॉब्लम आंसू है। ये लोग देखते नहीं होंगे, सरकार देखती नहीं होगी? पता नहीं सर। तो मैं जो चारों लेख मैंने जो पढ़े उसके आधार पे जो इसके जो कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि 13 अप्रैल को नोएडा के करीब 83 ठिकानों पर, जैसा कि नौशरण बता रही थी, कि 42,000 के आसपास मजदूर इकट्ठे हुए, अलग अलग जगहों पे इकट्ठे हुए। और ये 2 अप्रैल को हरियाणा में मनेसर में होंडा के कारखाने में शुरू हुआ था ये। फिर वहाँ 4 अप्रैल मुंजाल शोवा में हुआ, फिर 6 अप्रैल सत्यम ऑटो और रूप पॉलीमर्स में हुआ। 8 अप्रैल को रिचा ग्लोबल और मॉडलमा जैसे गारमेंट कंपनियों में ये शुरू हुआ। ये सब मनेसर नोएडा में 62-63 जो सेक्टर हैं, 15 फेज़ 1 फेज़ 2 और 60 के आसपास वहाँ पे ये दिखलाई दिया। पुलिस के बयान के साथ जैसे बताया कि 2 ही जगह पे हिंसा हुई और जो 80 जगहों पे हिंसा नहीं हुई, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हमारा मीडिया और हम सब लोग उन्हीं वहीं जाके बात करते हैं जहाँ पर आग लगती, जहाँ पे आग नहीं लगती वो उसके बारे में हम बात नहीं करते। दूसरी बात ये भी है कि लोगों को इस बात का हक है कि वो अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं इकट्ठा होना चाहते हैं तो वो इकट्ठा हो सकते हैं, संविधान इस बात की इजाज़त देता है। पर वहाँ पे ये इसको उनको एकदम से खलनायक में बना दिया गया। और ये आंदोलन जैसे जब 13-14 अप्रैल की रात को फिर पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, 300 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। बहुत सारे लोगों को बिना किसी रिकॉर्ड, बिना किसी एफआईआर के उठा लिया गया। इसमें महिलाएं भी थी। हाँ, मतलब ऐसा माना जाता है कि 1000 से ज़्यादा मजदूर हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए। 17 मई तक जो है 13 एफआईआर दर्ज हुई नोएडा के अलग अलग थानों में। 66 लोगों को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि इसमें से 45 बाहरी तत्व थे, फैक्ट्री मजदूर नहीं थे। इसके बाद एक एक्टिविस्ट और पत्रकार रहे सत्यम वर्मा और आकृति चौधरी को ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि वो नोएडा के मजदूरों को अपना हक मांगने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा है। ये भारत सरकार का सोच है, या उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा सोच है। और उन दोनों को एक आदित्य आनंद एक एक्टिविस्ट है, उनको तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया। एक वकील प्रतीक कुमार और मोहम्मद तनवीर अली जो सूरजपुर में एक्टिविस्टों की मदद के लिए गए थे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और अज्ञात जगह से फिर कहीं से रिहा किया। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें से एक ई रिक्शा चालक है, एक अंडे के ठेले वाला है, एक 15 साल का लड़का है जो पास के पार्क में कहीं खेल वेल रहा था, घूम रहा था, एक छात्र जो अपने पिता को खाना पहुंचाने गया था, और एक महिला जो घर की शादी के लिए खरीदारी करने निकली थी। इन लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि ये सब लोग जो हैं पूरे नोएडा को जो है अराजकता की आग में जो है झोंकने वाले थे इसके हिसाब से। तो जी। अब ये इसमें दो जाहिर तौर पे दो नैरेटिव्स की बात है। एक सब सरकार जैसा चाहती है तो अब मीडिया इंडस्ट्री वैसा ही करती है। इसकी सारी खबरें जैसे कि हम किसान आंदोलन समय देख रहे थे, या सीए उसके समय जब देख रहे थे, क्या बोलते हैं, एनआरसी के समय, जबकि वो ज़्यादातर खबरें जो आ रही थी वो छोटे और जिसको बोलते हैं कि डिजिटल स्टार्टअप्स हैं या छोटे ऑल्टरनेटिव मीडिया के लोग हैं, वो लोग खबर कर रहे थे। मेन स्ट्रीम तब भी उनको हर उस जगह पे जहाँ पे लोग अपने हक के लिए खड़ा होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको खलनायक या विलेन बनाने की कोशिश में लग जाता है। और ऐसा वो खुद नहीं करता, शायद उनसे जी। कहा जाता है कि ऐसा करो, तो फिर वो उनके इशारे पर नाच रहे होते हैं। पर ये जो नोएडा में जो हुआ ये, और इसका एक कंटेक्स्ट है क्योंकि जैसे कि नौशरण ने बताया कि इसमें गैस के दाम बढ़ गए। एक तो वो है जो एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो 2025 से में 216 था, वो अब जो है औसतन 425 हो गया। मतलब महंगाई लगभग दुगनी हो गई है, पर मजदूरी वहीं की वहीं है। तो आप दरअसल गरीब होते जा रहे हैं, आपकी मेहनत उतनी ही है जितनी कि आप कर रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ लोगों को 29 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। ये भी एक इसको लेकर भी वहाँ पे कई तरह सवाल उठाए गए।
तो ये जी, इसको अगर हम जी। इसको मज़दूरों के हक की तरह से देखें नौशरण, तो उनके मुद्दे क्या हैं? और नोएडा ज़ाहिर तौर पे हम जानते हैं कि वो एनसीआर का हिस्सा है, गुड़गाँव और नोएडा जो है इसको हम ड्राइविंग इंजन्स की तरह देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स नोएडा में दिया जाता है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जो इनकम होगी सबसे ज़्यादा नोएडा में ही होगी पूरे पूरे के पूरे यूपी में। तो उसके बावजूद लोग ये लो और उसके बावजूद जब इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं मज़दूरों के साथ, तो वो कैसा दिखलाई पड़ता है? आपको कैसा लगा ये? बहुत था 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। एक तो जैसा आपने कहा ये गौतम बुद्ध नगर जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत विकसित माना जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पर कैपिटा नोएडा ग्रेटर जो ये गौतम बुद्ध नगर है, इसकी पर कैपिटा इनकम 10 लाख से ऊपर है। जो जापान की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके साथ मैच करती हुई है। वो इतनी ऊँची है। नोएडा एक बहुत ही संपन्न जगह है और वहाँ के मज़दूरों ने जब अपना हाल खोला हम बहुत बारी सोचते हैं कि हाँ, पता ही है, हमारे आस-पास भी लोग हैं, जानते ही हैं कि 15,000, 13,000, 12,000, 11,000 में मज़दूर काम करता है। पर हमने शायद उनके मुँह से नहीं सुना था कभी और ना ही ध्यान दिया था कि वो इस छोटी पगार में कैसे ज़िंदा रह रहे। और इस 13 तारीख को जब वो बाहर निकले और 14 को जब वो बाहर निकले, तो जो उन्होंने बताया उसने एक हमारे एक तो आँखों का पर्दा जो है वो उतारा और शर्मिंदा किया हमें। मैं क्यों हम लोग तीनों लोग क्यों बाहर की ओर भागे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शर्म आई कि हमारे बीच में ये इस तरह की हालात हैं और हमने उसके बारे में सोचा नहीं। एक संगठित ढंग से सोचा नहीं। मज़दूरों ने बताया कि उन्हें पिछले एक तो 2014 से लेकर 2026 तक उत्तर प्रदेश में वेज ही जो मिनिमम वेज है वो बदली ही नहीं। वो बैठा ही नहीं, कमीशन ही नहीं बैठा। उन्होंने मिनिमम वेज न्यूनतम वेज है उसे रिवाइज़ ही नहीं किया। महँगाई दुगनी हो गई और उसको वो हल्का-हल्का सा बढ़ाते रहे। मज़दूरों ने बताया कि वो पिछले 5-5 साल से एक ही वेज के ऊपर, एक ही वेतन के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हें 27-29 रुपए का कहीं-कहीं मिला है जो बढ़ोतरी मिली है। इस दौरान चाय और समोसे का ही कीमत जो है दुगनी हो गई और उन्हें नहीं मिली। उनके टारगेट्स उन्होंने जो बात की जब मज़दूरों ने बात अपनी खोली और जो शॉप फ्लोर पे, जो फैक्ट्री में उनके साथ और ये लोग हिंसा ट्रेन्ड होती ये लोग ट्रेन्ड हाइली स्किल्ड लेबर है। ये लेबर ऐसा नहीं है कि स्किल्ड नहीं है। ये भी मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि जो कि जिन जिन मज़दूरों की हम बात कर रहे हैं, ये सब फैक्ट्री के शॉप फ्लोर्स पे काम करने वाले हाइली स्किल्ड लेबर हैं और ट्रेन्ड हैं और हाइली स्किल्ड हैं। ये एकदम से ऐसा नहीं है कि जो उठाया और उनको कहा कि आप मतलब उस तरह से आ जाएँगे। हालाँकि स्किल्ड कैटेगरी में सबको नहीं रखा जाता। बहुत सारे जो नौजवान मज़दूर हैं, महिलाएँ ख़ास तौर पर, उन्हें ट्रेनी की तरह चाहे वो जो ये आई 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 आईआईटीज़ आईटीआईज़ हाँ, आईटीआईज़ जो इन्होंने बहुत सारी बनाई योगी सरकार ने ही शुरू की थी, उसके से पढ़ के निकले हुए हैं। पर उन्हें ट्रेनी ही माना जाता है और एक से कई-कई देर तक, वो सालों तक ट्रेनी रहते हैं। एक और बात कहना चाहती हूँ कि आपने जो स्किल की बात की, जो कुशल कारीगर हैं असल में एक इस तरह का चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर कि एक डी-स्किलिंग ही हो रही है वर्कर की। कई वर्कर्स ने हमें बताया कि पहले वो गारमेंट में काम करते थे, फिर वो ऑटोमोबाइल में काम करने आ गए ये सोचकर कि गारमेंट में बहुत उनका शोषण हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल में शायद वो ज़्यादा कमा पाएँ क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मानी जाती है कि वो हुँ। स्किल्ड इंडस्ट्री है। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑटोमोबाइल से वो किसी और इलेक्ट्रॉनिक में चले गए, वहाँ से फिर गारमेंट में चले गए।
किसी जगह जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी जो स्किल है उसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है। जो उन्होंने बार-बार बात ये बताई कि वो डिस्पोज़ेबल हैं। उन्हें हर वक़्त ये कहा जाता है निकल जाओ, निकल जाओ। अगर वो कहते हैं कि ये इतना टारगेट हम नहीं कर पाते, ये मनुष्य किसी भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना टारगेट मीट करना, तो कहा जाता है निकल जाओ। जो उनका लाइन मैनेजर है, जो उनका मैनेजर है, कहता है निकल जाओ। अ, अगर वो कहें हम कुछ दिनों तक ये जो हमारा ओवर टाइम है नहीं कर सकते, हमारा बच्चा बीमार है, हम बीमार हैं, नहीं कर पाते, निकल जाओ। और बहुत है तुम्हारी जगह, तुम्हारे तरह की और लाइनें लगी हुई हैं, निकल जाओ। वो कहने लगे कि निकल जाओ शब्द हर वक़्त हमारे मुँह पे तमाचे की तरह मारा जाता है। और अगर जब हम घर लौटते हैं, जब वेतन वैसे ही देरी से मिलता है, तो मालिक मकान कहता है निकल जाओ। तो एक महिला कहने लगी कि ऐसा भी कभी होता है बस निकल जाओ, निकल जाओ। इतना अपमान, इतना तिरस्कार कि आप निकल जाओ। किसी को तो अब उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं होता, ये बात बर्दाश्त नहीं होता, बार-बार मज़दूरों ने अपने मुँह से कही कि अब सहा नहीं जाता और सहा नहीं जाता। तो इसके दोनों 2 पक्ष थे, एक तो वेतन इतना कम कि आप जो एक किसी भी मनुष्य के लिए एक डिग्निटी वाली ज़िंदगी जीने के तो वो किसी तरह से भी अ, वो काबिल नहीं बनते उस वेतन से। उसके ऊपर इत ह्यूमिलिएशन, और ह्यूमिलिएशन बहुत तरह से गालियाँ देना, मेज़ के ऊपर खड़े कर देना, महिलाओं को उनके पीरियड के दौरान ब्रेक ना देना, किसी किस्म की भी कोई सहूलियत, छोटी-सी बात है मोबाइल फैक्ट्री के अंदर ले जाना मना है। वो और उन्हें कोई लॉकर नहीं दिया जाता। मोबाइल वो अपने घर से लेके चलते हैं, उसके बिना कैसे चल सकते हैं? उसी के अंदर उनकी आधार कार्ड मौजूद हैं, उनका सारा डेटा मौजूद है, घरों से बात करनी है, उन्हें वो अपने मोबाइल सड़क पे किसी के पास छोड़ने पड़ते हैं। पान की दुकान पे, चाय के खोखे पे ₹10 प्रतिदिन मोबाइल रखने के दिए जाते हैं। कि उनकी जो किसी भी किस्म की पहचान है, अगर वो कहने लगे अगर अंदर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, बाहर हमारे परिवार में कोई हादसा हो जाए, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। उन्हें काट दिया जाता है और एक मशीन के पुर्ज़े की तरह वहाँ खड़ा कर दिया जाता है, और ये सब बात उन्होंने कही। और जब उन्होंने ये बात कही तो इससे ज़ाहिर है कि 13 तारीख को ही योगी सरकार ने एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बिठा दी। वो 12 को भी बैठी थी वैसे, 12 को भी उन्होंने बैठकर ये कहा था कि आप को डबल वो मिलेगा, ओवरटाइम रेट मिलेगा, तनख्वाह टाइम से मिलेगी, बोनस मिलेगा, बस आप चुपचाप काम पे लौट जाइए, किसी किस्म की अराजकता मत फैलाइए, बोलिए मत। ये आपकी सरकार आपका ध्यान रख रही है। पर ये काफ़ी नहीं था। ये उनको 12 तारीख को कह दिया गया था, पर ये काफ़ी नहीं था। 13 तारीख को जब मज़दूर बाहर निकला है, एक ही तख्ती लिए हुए, कोई झंडा नहीं था, कोई पताका, कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ कार्डबोर्ड की तख्तियाँ थी, 20,000, वेतन 20,000 कहते हुए वो बाहर आए। तो उसी शाम को जो ये कमेटी बना दी गई, बिठा दी गई, ये भी एक अजीब दास्ताँ है कि एक जल्दी से एक कमेटी गठित की गई। कहा गया कि उस कमेटी में लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं, इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं, वर्कर्स के नुमाइंदे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कौन से वर्कर हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, किससे बात की गई, और उसी शाम को नोटिफिकेशन निकाला गया कि 21% की बढ़ोतरी जो है वो न्यूनतम वेज में लागू की जा रही है। इसके साफ मायने है कि सरकार ने अपनी जो पिछले 2014 से लेकर जो न्यूनतम वेज को जो नहीं बढ़ाया था, ये जैसे ही वर्कर बाहर निकले, उन्हें पता था कि वो गलत जगह पे हैं। बिल्कुल सरकार ने अपनी जिम्मेदारी
से हाथ धोए हुए हैं, अनअकाउंटेबिलिटी है और बिल्कुल भी इलीगल भी है कि आपने वेज को रिवाइज ही नहीं किया। तो वो भाग के आके उन्होंने वेज रिवाइज कर दी रातों रात। 14 तारीख को ये कह दिया गया कि सब बराबर हो गया है, वेज रिवाइज हो गई। 14 तारीख को छुट्टी थी, अंबेडकर जयंती थी और सारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया और 14 तारीख का वो दिन था जिसमें सरकार ने नैरेटिव कंट्रोल करने की अपनी को लिया। मजदूर अपने घरों में हैं। उन्होंने पूरे नोएडा में एक पुलिस की छावनी जो है वो बसा दी। हम 14 तारीख को जब सुबह ही बाहर निकले तो देखा जगह जगह पर बैरिकेड्स थे, राइट गियर में पुलिस हर जगह, हर फैक्ट्री में जो फेज 2 है वहाँ मौजूद थी। बहुत सारी जो मजदूर बस्तियां हैं जो पतली गलियों के अंदर छोटे छोटे घरों में मजदूर रहते हैं, उनके आगे पुलिस के पहरे लगे हुए थे और मजदूर खड़े थे, छोटी टोलियां बना के बहुत जगह खड़े थे। और हमने उनसे बात करने भी कोशिश की, वो बात नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल यही कह रहे थे कि हाँ कुछ हुआ है, हमें नहीं पता, पर कुछ हुआ है, ये पुलिस इतनी आई हुई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये 14 तारीख के आते ही जो पूरा कंट्रोल है नोएडा पुलिस ने एक सिक्योरिटाइज कर दिया और पूरी बार बार जो पुलिस के और जो डीएम हैं वो आती रहीं, ट्वीट करती रहीं और अपने मैसेजेस और यही कहते हुए कि हमने सारी मांगे मान ली हैं। ये नोएडा एक बहुत शांति प्रिय जगह है। मजदूरों को कहा जाता है कि काम पे लौट जाएं, उनकी सारी मांगे मान ली गई हैं। और दूसरी ओर ही उंगली दिखा दिखा कर ये कहा गया और जो बाहर के तत्व हैं उन्हें भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत मजदूरों के पक्ष की सरकार है, पर हम बाहर के लोगों की, जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम ले दिया गया, नक्सलों का नाम ले दिया गया, अराजकता फैलाने वाले तत्वों का नाम ले दिया गया, ये तक कह दिया गया कि बाहर से पैसा आ रहा है, उस पक्ष की भी जांच होने जा रही है। तो एक जो टूल किट है जो हमने पहले भी देखी थी एनआरसी सीए की प्रोटेस्ट में किसानों के वक्त पर भी, वो पूरी सीबीएसई के 12वीं के बच्चे को पाकिस्तानी कह रहे हैं, ये तो मतलब ये तो उसके बाद और बिल्कुल दूरदर्शन का एक एंकर कह रहा है। जी जी। बिल्कुल, और वो अनलीश कर दी गई और कह दिया गया कि ये सब हो रहा है और वर्कर्स को कहा गया कि आप लौट जाइए। उसी रात सारी जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें कहा गया कि आप वर्कर्स को फोन करिए, उन्हें काम पे बुलाइए, जो न्यूनतम वेतन चेंज हुआ है उसके बड़े बड़े फ्लेक्स जो हैं फैक्ट्रीज के बाहर लगाइए, जो झट से 14 की रात को ही लग गए। और साथ में हमें कई वर्कर्स ने बताया कि उन्हें एचआर से, कंपनी के एचआर से फोन आया कि वापस काम पे आओ, और वो काम पे गए। और जब वो काम पे गए उन्हें फैक्ट्री ने मजदूरों को पकड़वाया भी। और अपनी, क्योंकि पुलिस ने एक किस्म से आतंक फैलाने का और स्थिति को कंट्रोल करने का फैसला कर लिया था, तो वो कहते रहे कि हमने 300 लोगों को पकड़ लिया है, 300 लोगों को पकड़ लिया है, पर असल में वो गिनती कुछ 1100 के करीब थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें कोई अरेस्ट मेमो नहीं दिया गया। तो जब हम 13 की रात और 14 की अर्ली मॉर्निंग, जो इंटरवीनिंग का रात थी, उसके अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं। और वो गिरफ्तारियों का सिलसिला फिर जारी रहा। 14 तारीख को हमें वो लोग मिले जिनके परिजनों को कहीं कहीं से पकड़ लिया गया था।
सड़क पे चलते हुए बाजार से इधर-उधर से पकड़ा गया था और अब वो उनको ढूँढते हुए फिर रहे थे। वो जो फ़ेज़ 2 का थाना है वहाँ जाते थे, उन्होंने बताया कि हमें गालियाँ देकर बाहर निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हें भी अंदर कर देंगे अगर ज़्यादा पूछा। भाग जाओ जाके वो कोर्ट में जाओ। वो वहाँ से फ़ेज़ 2 से भागकर जो सूरजपुर कोर्ट जाते थे। सूरजपुर कोर्ट में भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। सूरजपुर कोर्ट से उन्हें कहा जाता था कासना वाली लुक्सर जेल में जाओ वहाँ मिल जाएगी शायद। वो भाग के वहाँ जाते थे। ये सारा सर्कल जो है कम से कम 30 किलोमीटर है। मज़दूर और उनके परिवार औरतें रोते हुए, बेहाल होते हुए एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी और उन्हें कोई नहीं बता रहा था कि उनके परिजन कहाँ हैं। उन्हें वकील भी लूट रहे थे कुछ ये कह रहे थे हम छुड़वा देते हैं, एजेंट नुमा लोग घूम रहे थे और लोग रो रहे थे। जो मज़दूरों के परिजन हैं वो रो रहे थे कि अब हम कहाँ जाएँ? महिलाएँ थीं जो जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है? वो कह रही थी उन्हें पकड़ लिया गया है पर जब पूछा जाता था कि आपने देखा अरेस्ट में मेमो आपके पास कोई फ़ोन आया पुलिस का? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये तकरीबन 1100 से ज़्यादा लोगों को उठा-उठा के इधर-उधर बंद किया गया और एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि पूरी जगह पुलिस ही पुलिस का पहरा है और अब आप अगर काम पे नहीं लौटते तो इसका मतलब है कि आप अराजकता फैलाने वाले ही लोग हैं। पर मज़दूर डर चुके थे। हमने ऐसा भी सुना कि फैक्ट्रीज़ के अंदर पुलिस एंटर हो चुकी है और वो सारी फुटेज खंगाल रही है जो कैमराज़ सर्वेलेंस कैमराज़ हैं, उनसे वो पहचान करा रही है कि कौन लोग बाहर खड़े थे, कौन मीडिया से बात कर रहे थे। जो कुछ महिलाएँ पकड़ी गई हैं, वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ़ मीडिया से बात कर रही थी और ये कह रही थी कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ हमें बहुत कम वेतन मिलता है, हमारा शोषण होता है। उन्हें उनके घरों से उठाया गया है। हम एक ऐसी महिला को के घर के परिवार से, माँ से मिलते रहे हैं पिछले कुछ दिनों, जिसे उसके घर से उठाया गया सिर्फ़ इसलिए कि उसने मीडिया से बात करी थी। और वो 21-22 वर्ष की नौजवान महिला है जिसे लुक्सर में डाला गया। और वो आज बात करते हैं जब हमने 1 हफ्ता पहले उसको बेल मिल गई है, पर वो तकरीबन 1 महीना अंदर रही है जी। और उसके माँ-बाप भटकते रहे हैं और वो बिल्कुल एक ऐसी महिला जिसे कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ़ अपना हाल बयान कर रही थी क्योंकि उसके आगे माइक रखा गया था और वो बोल रही थी कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये हालात बना और ये म मतलब एक 2 तरह का 2 पक्षीय सरकार ने ये चलाया। एक तरफ मज़दूरों को ये कहा कि हम तो वेलफेयर के आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम मान रहे हैं, हम दुगना ओवरटाइम बोल दिया गया है आपका 21% वेतन बढ़ गया है और दूसरी तरफ रोज़ रोज़ एक लेबर मिनिस्टर राजभर सिंह है शायद उनका नाम, वो बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ खुद बोल रहे हैं, मेधा रूपम रोज़ 2-2 3-3 बारी बोल रही हैं, लक्ष्मी सिंह बोल रही हैं और पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं और बार-बार ये कह रहे हैं कि आप चुपचाप काम पे लौट जाइए, हम अ, ने आपकी सब माँगें पूरी की हैं, अब हमें उन तत्वों से चुपचाप निपट लेने दीजिए जिन्हें हम सोचते हैं कि वो देश की प्रांत के विकास के खिलाफ हैं, देश की सुरक्षा के में बाधा है। और इसी तरह से फिर ये सिलसिला जारी रहा एक्टिविस्ट के पकड़े जाने का। जो एक्टिविस्ट आपने भी नाम लिया वो सब पकड़े गए औरों के ऊपर भी और ये कहा गया वो एब्सकॉन्डिंग हैं जगह-जगह से छापेमारी हुई, लखनऊ से पकड़े गए लोग तमिलनाडु से पकड़े गए, नोएडा से पकड़े गए
हर जगह, और जो उन्हें छुड़वाने गए जो वकील गए उन्हें भी धर लिया गया। और इस सब चीज़ का जो एक क्लाइमैक्स है वो होता है मई दिवस पर। मज़दूरों का मई डे था जिस दिन फिर छुट्टी का ऐलान था। 30 अप्रैल को ही जो सरकार है वो मीडिया के पास जाती है और कहती है कि एक भारी बंदोबस्त की जो डिटेल्स जो वो शेयर करती हैं, मतलब वो सोचने में सुनने में ऐसा लगता है कि जिसमें कहा गया कि दफ़ा 163 जो नई संहिता के अनुसार जो पुरानी 144 थी, जिसमें 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो जाते, नोएडा में वो 30 तारीख से 8 मई तक नहीं तो लागू कर दी गई। जी। और ये कहा गया कि हमने मई दिवस के ऊपर, जबकि मई दिवस के ऊपर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कोई मज़दूरों की कॉल ही नहीं थी। किसी मज़दूर यूनियन की कोई कॉल नहीं थी कि भारी प्रोटेस्ट का कोई कॉल हो कि सब मज़दूरों से कहा जाए फला जगह इकट्ठा होइए, फैक्ट्री के बाहर इकट्ठे होइए, कुछ करिए। छुट्टी का दिन था। 6 एसपी, 14 एडिशनल एसपी, 30 सर्कल ऑफिसर, 65 इंस्पेक्टर, 400 एसआई, 150 विमेन एसआई, 900 कांस्टेबल, 10 कंपनीज ऑफ पीएससी, ये सबको मोबिलाइज कर दिया गया और पूरे नोएडा में फैलाया गया। नोएडा वासी जब 1 मई को उठे हैं तो वो एक भारी बंदोबस्त के नीचे उठे। जहाँ पे ड्रोन उड़ रहे थे, सर्वेलेंस के कैमरे लगे थे और बार-बार ये ऐलान हो रहा था कि पुलिस पूरी जगह की निगरानी कर रही है, कि हर किसी भी तत्व को सावधान किया जाता है कि कुछ ये ना करें, ये ना करें, और हम पूरी स्थिति को काबू में रखे हुए हैं। इसका क्या मतलब था? ऐसा लग रहा था कि कोई जंग का ऐलान हो चुका है और नोएडा जो है वो उस जंग को लड़ने के लिए अपनी पुलिस को तैनात कर रही है। साफ मतलब था कि आप कंट्रोल को डेमोन्स्ट्रेट करें, लोगों को दिखाएं कि ये कंट्रोल है और ऐसा आतंक फैलाएं कि वो महसूस करें, एंटीसिपेट करने लगें कि अगर वो बाहर भी निकले तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये एक जो एक फाशी तरीका है जो एक अथॉरिटेरियन सरकार का कंट्रोल करने का, काबू करने का, अपने लोगों को के में आतंक फैलाने का जो एक पूरा का पूरा तरीका है वो हमने होते हुए देखा। इसमें मैं देख रहा था आप ही की इसमें तो उसमें एक एक तो ये है कि नोएडा जो है वो यूपी के टोटल रेवेन्यू का 25 एक चौथाई रेवेन्यू नोएडा से जीबीएन से आता है, मतलब गौतम बुद्ध नगर जो है जनरेट करता नोएडा है। में। जी, जी। और और कुल प्रोडक्टिविटी का 10% देता है। तो और दूसरा कि वहाँ पे 11,000 ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसमें से गारमेंट की करीब 4,000 हैं जो, और करीब 9.85 लाख, मतलब करीब करीब 10 लाख मजदूर हैं। इसमें से 5.5 जी। लाख के आसपास नियमित वेतन कर जो, मतलब जो कि प्रॉपर वेजेस पर हैं जो वो हैं। और इसमें से 52% महिला मजदूर हैं, 36% पुरुष मजदूरों के पास कोई सामाजिक सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। मतलब मैं सोचता हूँ कि जब लोग नोएडा आते होंगे काम करने तो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं जो उत्तर प्रदेश के जी। दूसरे इलाकों से या बिहार से या ज़्यादा गरीब इलाकों से, तो उनको लगता होगा कि नोएडा जाके वो अपने सपने साकार करने जा रहे हैं, और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ उनके साथ उनका हर्ष इस तरह से होता है। और उसमें भी 55% महिलाएं और 40% पुरुषों के पास कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं, करार नहीं है उनके साथ, जबकि उनको कहा जाता है कि वो एक नियमित रेगुलर लेबर के उसमें जुड़ा जाता है। अ, जिसको बोलते हैं कि ये जो अर्न लीव का प्रावधान नहीं है उनके 50% महिलाओं के पास और 34% मजदूर पुरुषों के पास। तो ये दिख रहा है कि बहुत सारे अंतर विरोध हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको लेकर सवाल किए जाने चाहिए।
पर सवाल किए जाने पर हम देखते हैं कि कैसे तंत्र जो है वो इन मजदूरों को के खिलाफ दमन और उनको लगभग अपराधी मानकर उन पे कार्रवाई कर रहा है, जबकि वो अपने हक की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिसमें कोई कि इसको लेकर आप जिसके कारण आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में चली जाती है। आप एक बुनियादी अपने हक की बात कर रहे हैं, जिसको ले प पर उसपे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो बहुत ही हेवी हैंडेड जिसको बोलते हैं, कि लगभग शत्रु की तरह उनको मान के उनके साथ ट्रीट करना, जबकि ये वो लोग हैं, मतलब ये आपका ही डाटा सरकार का डेटा कह रहा है कि ये आपके रेवेन्यू का 1/4 इस इलाके से आता है। तो ये वो इस इलाके से इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर उतनी अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक गतिविधियाँ हैं, इसलिए ये पैसा आ रहा होता है सरकार के लिए, और सरकार उनके साथ इस तरह से गुड। बर्ताव कर रही है। ये बहुत दिलचस्प है। पर इसमें नौशरण जो मेरा सवाल ये था कि क्या इनमें जो जितने ये करीब-करीब 10 लाख या अ, 9.85 लाख करोड़ मज़दूर हैं नोएडा पूरे इस इलाके में, तो क्या उनका कोई भी संगठन या यूनियन या कोई उनकी तरफ से तरफदारी करने वाला, कोई लड़ने वाला ऐसा कोई संगठित तरीका नहीं है? नहीं है और यही बहुत दुख की भी बात है और ये बात हमारे सबके ध्यान देने की बात है कि पिछले कुछ दशकों से जिस तरह से हमारा मजदूरों का एक बहुत ही सोची समझी और सिस्टमैटिकली मजदूरों को जिस तरह से जोड़ा गया है इंडस्ट्री के साथ, विकास के साथ, वो एक राइटलेस वर्क फोर्स की तरह जोड़ा गया है। जो अभी आप ही बात कर रहे थे कि इतने लोगों के पास कोई करार नहीं है, किसी किस्म की भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें रेगुलर वर्कर कहा जाता है। पर जो बार-बार संशोधन होते रहे जिससे उनके हक और कम होते गए, इंडस्ट्री की पावर बढ़ती गई और लेबर कोड आने से वो बिल्कुल ही बदल गई कि जो राइट टू यूनियनाइज़ है, यूनियन बनाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। उसकी जगह खत्म हो गई है क्योंकि वो एक्टिविटी ही क्रिमिनलाइज़ कर दी गई है। 2 तरीके से और ध्यान देने की यही बात है कि यही चीज़ जो है कि कोई संगठन नहीं है। जो सरकारें हैं वो निवेश करने वालों को बेचती हैं। कि हमारे मज़दूर जो हैं, वो बिल्कुल डोसाइल वर्कर हैं, वो बहुत मेहनती वर्कर हैं। हमारे यहाँ शांति है, शांति का मतलब यही है कि हमारे यहाँ कोई यूनियन नहीं है, संगठन नहीं है, कलेक्टिव वॉइस नहीं है। हम उनका ध्यान रखते हैं जो कि जैसे कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को भी देखा और ये पहली तारीख को जब इतना दमन हुआ और पूरी पुलिस की छावनियाँ बिछा दी गई उसी पूरा दिन जो यहाँ की एसडीएम है नोएडा गौतम बुद्ध नगर की, वो पूरा दिन जा के मज़दूरों को कहती रहीं अलग-अलग जगहों पर जाके और ट्वीट करती रहीं कि हमने इतने आपके लिए सेहत के शिविर आज कायम किए हैं। कोई भी मज़दूर अपनी बूढ़ी माँ की आँख दिखा सकता है, दाँत दिखा सकता है, बच्चे को ले जा सकता है, महिलाओं को सैनिटरी पैड दिए जा रहे हैं। कुछ 200 अस्पतालों के उन्होंने नाम गिना दिए, लिस्टें दिखाई कि आप जाइए, वहाँ अपना चिकित्सा के लिए कुछ भी जाइए और वो आज का दिन था। मतलब जाइए, दिखाइए, फ्री एक्स-रे है, फ्री आज एमआरआई है, सब कुछ फ्री है क्योंकि हम माई-बाप सरकार हैं। ये कोई भी आपका ईएसआई कुछ काम नहीं करेगा, आपको कोई कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपकी मज़दूर की पहचान जो है वो पत्र नहीं होगा, पर माई-बाप सरकार है वो आपका ध्यान रखेगी, एक शर्त पे कि आप बोलेंगे नहीं। आप कुछ कुछ नहीं कहेंगे, आप चुप रहेंगे ताकि जो एक प्रांत का नैरेटिव है और ये हमने अपने लेख में लंबा उदाहरण है कि कैसे जो विदेशी पूंजी को भी बुलाने के लिए ये बार-बार कहा गया है कि ये प्रांत ऐसा है कि जहाँ शांति है, आइए यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए और
जब 21% की बढ़ोतरी दी गई, तो जिस तरह से नोएडा की एंटरप्राइज एसोसिएशन बाहर आई और जो उन्होंने कहा, उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 21% की बढ़ोतरी किससे पूछ कर दी गई है। और जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो उनका पूरा क्लिप है, वो कह रहे हैं ऐसे तो इनका दिमाग, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि मज़दूरों का दिमाग खराब हो जाएगा, खराब तक वो रुक गए, कहा दिमाग। और अगर ऐसे तो कोई भी 2 दिन की हड़ताल कर कर 21% का वेतन इंक्रीज़ ले लेगा, ये कैसा प्रांत है योगी जी? वो ये कहते हैं। फिर कुछ कुछ ही दिनों के बाद एसोसिएशन एक और मीटिंग करती है और कहती है, बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये एक बहुत अच्छा प्रांत है, बहुत तरक्की करने वाला है। हमने आपकी बात मान ली। अब आपने जैसे कहा था कि 21% की बढ़ोतरी करें, हमने कर दी। पर अब हमने ये फैसला किया है कि हम कोई भी ओवरटाइम नहीं करेंगे। तो जो आप दुगना ओवरटाइम की जो कंडीशन मानी गई थी कि वो 4 घंटे काम करते थे पर 8 घंटे का पैसा ले सकते थे दुगना, हमने वो बंद कर दिया है और बहुत ही प्यार से हम कह रहे हैं, हम तो 2 शिफ्ट चलाएँगे, 6 से 2, 2 से 10 और हम उतनी ही प्रोडक्शन करेंगे, बस ओवरटाइम नहीं करेंगे। क्योंकि हमें भी अपने हित देखने हैं और अगर हम आज भी देखें तो किसी किस्म का जो इंडस्ट्री का जो कि वापस किस तरह से आई है, जैसे उसने रिटेलिएट किया है, उन्होंने टारगेट बढ़ा दिए हैं। आज हमें मज़दूरों से हल्की-हल्का पता चल रहा है, वो बोल भी नहीं रहे अभी। पर ये बात समझ में आई है कि 21% जो वेतन इंक्रीज़ हुई है, टारगेट भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि वो उनकी पूर्ति वहाँ से हो। साथ ही में ओवरटाइम जो है वो बंद किया जा रहा है। सिर्फ़ दूसरी शिफ्ट पे लोगों को लिया जा रहा है। तो एक ये साफ़ बात है कि इस जो मज़दूरों ने प्रोटेस्ट करके वो सबसे वंचित शोषित जो समूह है नोएडा का, वो बाहर आया जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपना सब कुछ ताक पे रख के बाहर निकलने की हिम्मत की और जैसे उनसे डील किया गया है, जिस तरह से उन्हें धोखा दिया गया है और जो टर्म्स पे दिया गया है वो सामने आ रही है। नॉट ओनली कि ये जो वेज बढ़ोतरी है ये दूसरे हाथ से वापस ले ली जाएगी, एक हाथ से दी जाएगी, पर टारगेट बढ़ा के वापस ली जाएगी, ओवरटाइम खत्म किया जाएगा, पर साथ ही साथ जो सरकार ने दमन का चक्र चलाया है, उन्होंने सॉलिडैरिटीज़ तोड़ी हैं, उनको क्रिमिनलाइज़ किया है। बिगुल दस्ता एक अखबार है जो मज़दूरों के ऊपर लेख लिखता है, सॉलिडैरिटी है और उसे जिस तरह से क्रिमिनलाइज़ करके उसके एक्टिविस्ट को पकड़ा गया है, वो तोड़ा गया है। शोध को पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को क्रिमिनलाइज़ किया गया है। तो एक ही झटके में मज़दूरों की प्रोटेस्ट ने सरकार ने जिस तरह से उसको कंट्रोल किया है, उसने बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर ली हैं और फेस ये रखते हुए कि हमने 21% की बढ़ोतरी कर दी है। जी। तो इसमें इस बातचीत को थोड़ा-सा खत्म करने की तरफ हम चल रहे हैं, तो 2 चीज़ें मैं पूछना चाह रहा था आपसे। एक तो जैसे जब यूनियन नहीं है तो क्या जो वहाँ की जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं क्या वो भी इसको नहीं देख पा रहे कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वोट भी तो हैं, वो यहाँ के नागरिक भी तो हैं जो 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 चुनाव में भाग लेते हैं और उनके एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं। और दूसरा ये कि जो आखिरी सवाल जो आखिरी बात बचा था जहाँ पे आपकी राय चाहता कि इससे इससे भविष्य का क्या होने वाला है? क्योंकि ज़ाहिर तौर पे अगर ये इसको हम मान लें कि ये नोएडा प्रशासन या योगी सरकार की जीत भी है, तो ये हमेशा के थोड़ी ना ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर जो चीज़ बुनियादी तौर पर एक एक ऐसा समीकरण है जो असमान है, जो जायज़ नहीं है, जहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हैं, तो ज़ाहिर तौर पे उसमें वो फ़ॉल्ट लाइन्स आगे भी रहेंगी और वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह से होता हुआ दिखलाई देगा।
आप जी, आपके ना मानने से वो नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जी, बिल्कुल। भविष्य कैसा होगा और उसके पहले ये कि जो सियासी दल हैं, वो क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है सामने में। आर्थिक स्थिति हम देख ही रहे हैं, चाहे रुपए की हालत हो या तेल की हालत हो या महँगाई की हालत हो या अ, गैस की जैसे बुनियादी चीज़ों की हालत हो। तो ऐसे में ये पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है? निधि से बहुत ही उदास कर देने वाली स्थिति बनी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अ, एक तरह से उन्होंने एक दो बयान आए, कुछ ट्वीट किया, कुछ बड़े-बड़े लीडर्स ने कर दिया। आने की भी पहले दिन मैंने सुना था ऐसा कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आने की कोशिश कर रहे थे, गौतम बुद्ध नगर में एंट्री की, पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और फिर वो वापस चले गए। फिर हमने नहीं देखा उनको वापस आते हुए। इस समय ज़रूरत ये थी कि वो ज़मीन पर होते। किसी को उनके बयानों से कोई मतलब नहीं है, कि बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया, चाहे वो कोई भी ऑपोज़िशन के लीडर्स हों। मज़दूरों को ज़रूरत थी कि उनका हाथ पकड़े। कोई उनको परिजनों को बताए कि उनके लोग कहाँ, किस जगह पे कैद हैं, उनकी बेल कौन करवाएगा। शायद मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे आज तक के कुछ आंकड़ों से पता चल रहा है कि कुछ तकरीबन 130 एक लोग अभी भी मज़दूर जो हैं, वो बंद हैं, जिनकी बेल रिजेक्ट हो गई है लोअर कोर्ट से। अब उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा इलाहाबाद, बेल के लिए, और ये वो मज़दूर हैं, जो सिर्फ़ उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे। 40-40 हज़ार का बेल बॉन्ड है, और इलाहाबाद जाने का खर्चा है। और ये उन परिवारों से आते हैं जिनकी 13,000 की कमाई पे जो चल रहा था। तो अब उनकी बाँह कौन पकड़ेगा? और अगर वो पकड़ता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि अ, चुनाव आने वालों हैं, शायद फिर कुछ-कुछ शुरू हो जाएगा। पर आज जब वर्कर्स को ज़रूरत थी कि कोई उनके साथ खड़ा हो, तो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई बड़ी-बड़ी यूनियंस उनकी बेल करवाती नज़र नहीं आई। उनके केस लेते हुए नज़र नहीं आई। अब भी इस तरह का जो पूरा एक माहौल है, जहाँ पे सरकार ने पिछले कुछ सालों से लेबर कोड्स को जिस तरह से बेचा है, हमने बहुत सारे मज़दूरों से ये भी सुना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पास कर दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि लेबर कोड जो है एक नई किस्म की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जो वहाँ जहाँ सभी जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ये सहूलतें मिलेंगी, उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी, उन्हें, और वर्कर ये समझ रहा है कि जो लेबर कोड आने से उनको मिल गया था, वो इधर कुछ इम्प्लीमेंट होने में गलती रह रही है कि फैक्ट्री जो है, वो मालिक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो एक जो एक ज़रूरत होती है अपने लोगों को एजुकेट करने की भी, अ, बताने की भी कि क्या क्या हो रहा है, लेबर कोड का असली मायने क्या थे, उनके रूल्स में क्या लिखा गया, कैसे सारी ताकतें वर्कर से लेकर वो फैक्ट्री मालिक को दे दी गई। श्रम का पूरी तरह से निरादर और पूंजी को स्ट्रेंथन करने की पूरी जो प्रक्रिया श्रम कोडों में जुड़ी थी, ये बताने वाला कोई नहीं है ज़मीन के ऊपर। यूनियंस नहीं हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि काफ़ी स्थिति अच्छी नहीं है। पर अच्छी बात अगर हम देखें ये है कि जो वर्कर है, उसने पहचान लिया है कि अगर वो खुद ही अपने को इकट्ठा होके, संगठित होके बाहर आता है, तो उसकी एक ताकत है। उसकी ताकत जो है, उसने अपनी ताकत देखी भी। अगर पुलिस ये कह रही है कि 42,000 वर्कर बाहर था 13 तारीख को, और बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्कर बाहर और भी था। तो
उन्होंने भी अपनी ताकत का अंदाज उन्हें भी हुआ है। और एक बात जो बार-बार उन्होंने कही कि अब और नहीं सहेंगे, तो उन्होंने भी ये एक दिल में ठान ली है कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई वेज की भी लड़ाई है, ये लड़ाई डिग्निटी की भी लड़ाई है। मज़दूर लड़ने को तैयार है। अब ज़ाहिर है कि यूनियंस और जो सॉलिडारिटी की जगहें हैं वो किस तरह से सामने आती हैं। सिर्फ़ सॉलिडारिटी वो नहीं होती कि आप रिस्क अवर्स होकर ये कहिए कि अब आपने कह दिया, ट्वीट भी कर दिया, लेख भी लिख दिया। सॉलिडारिटी वही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगी कि आज उनके साथ खड़ा हुआ जाए और कुछ लोग खड़े हो भी रहे हैं। नए छोटे-छोटे संगठन ग्रुप भी बने हैं जो जा रहे हैं, कुछ वर्कर्स का हाथ पकड़ रहे हैं, उनकी बेल्स करवा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। तो एक किस्म की प्रक्रिया तो शुरू हुई है और मुझे लगता है कि निराश होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मज़दूर निराश नहीं हुआ। मज़दूर अभी भी कोशिश कर रहा है। मुझे आज भी सुनने में मिला है कि टारगेट्स को लेकर कुछ प्रोटेस्ट हो रही हैं कि जो बढ़ा दिए गए हैं। तो वो लड़ने को तैयार हैं। आई थिंक बॉल हमारे तरफ की कोर्ट में है कि हम कैसे खड़े होते हैं इस लड़ाई में। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया नौशरण। मेरे ख़्याल से ये बात बहुत साफ-साफ दिखलाई पड़ती है कि कैसे एक की तंत्र जब लोगों के खिलाफ क्रूर हो जाता है और उन पे दमन करता है और ख़ासतौर पे उन लोगों के खिलाफ जो दरअसल हमारी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। ये वो लोग नहीं हैं जो कि गरीब लाभार्थी हैं, जिनको आप फ्री का राशन दे रहे हैं। ये लोग वो हैं, जो आपके यहाँ आके काम करते हैं, स्किल्ड हैं, उनकी ट्रेन्ड हैं और उसके बाद आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये इकोनॉमी को लेकर भी ऐसा कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ अभी की बात नहीं, ये अपने आप में एक इवेंट तो आपने मैनेज कर लिया शायद सरकार ने इस तरह से। पर बतौर एक प्रोसेस एक लंबी संरचना की तरह ये अपने आप में मतलब इसको कहते हैं कि खुदकुशी करने जैसा है सरकार के लिए, कि जो एक तो ये कि अपने लोगों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे, उनके हितों के बारे में बात नहीं कर पा रहे, उनकी बात सुन नहीं पा रहे और उनके समाधान नहीं निकाल पा रहे। और दूसरा ये कि जो है आप जो है दरअसल कानून का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, जो साफ-साफ दिख रहा है। पूरा का पूरा एक जो कि बिल्कुल ऑरवेलियन जैसी याद दिलाती है ये जो बिल्कुल। प्रक्रियाएँ हैं। हमने देखा था कोविड के समय भी जब जब भी जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के लोग जब घर लौट रहे थे तो उनके साथ पुलिस किस तरह से बर्ताव कर रही थी। किस तरह से लोग जब जा रहे थे उस समय और कैसे कैसे हम अबैंडन कर देते हैं उन लोगों को जो बिल्कुल, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं इस देश की। बिल्कुल, ये सबसे बिल्कुल। ज़्यादा शर्मनाक होनी चाहिए किसी भी सरकार के लिए और ख़ासतौर पर राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वो चाहे सरकारी जो सत्तारूढ़ हैं वो उन पर खुद शर्मिंदा होना ही चाहिए। पर जो लोग नहीं हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये आप उनकी आवाज़ उठाएँ, उनके साथ शामिल होते हुए दिखलाई पड़े। यूनियन का ना होना या यूनियन का उसका सक्रिय नहीं होना होना जैसे वो पहले हुआ करती थी, वो भी एक बड़ा सवाल है मेरे ख्याल से इसको लेकर। पर फिर उस सपने के बारे में भी सोचना चाहिए कि कौन जो आदमी सोचता है इस हिंदुस्तान में कि मैं एक मुकम्मल ज़िंदगी जी सकता हूँ अपनी उम्मीद, अपने यकीन और अपनी गैरत के साथ, जो तीनों चीज़ें जो हैं दरअसल हम उनसे छीन रहे हैं अपने लोगों से। ये नोएडा की जो घटना हुई है उससे साफ-साफ दिखलाई पड़ता है। अ, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे ऐसा इस तरह से ना हो और वो तब नहीं होगा जब सरकार उसको लेकर मज़दूरों के पक्ष में समाधान निकालेगी और अगर नहीं निकालेगी तो ज़ाहिर तौर पर ये अभी ये समस्या अभी आगे आगे भी बार-बार उभरती आएगी। उसके लिए आप भले ही लोगों पर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिनियम लगाते रहें, जो कि आपकी जिससे आपकी बेवकूफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर होती है बजाय उस मामले की जो आप लगा रहे हैं और आपका अपना इनकम्पिटेंस भी। बहुत-बहुत शुक्रिया नौचरण आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थोड़ी-सी लंबी हो गई ये बातचीत, पर मेरे ख्याल से ज़रूरी बातचीत थी ये एक बड़े वर्ग के लिए और समझने के लिए और जिन मुश्किलों से देश इस समय गुज़र रहा है उसको समझने के लिए।
दर्शकों आपको भी अगर ये बातचीत अगर ठीक-ठाक लगी तो इसको अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कार्यक्रम को लाइक करके साझा करिए। नमस्कार। धन्यवाद आपको बहुत-बहुत। नौशरण आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।